एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत, आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम BA 2 सेमेस्टर 4 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। दैट इज़ पंजाब अंडर रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के अधीन पंजाब। और उसमें हमने जो सब टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, रंजीत सिंह का स्थानिक और सैनिक प्रशासन, इसके बाद में लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भूमिगत व्यवस्था, और लास्ट में एंग्लो सिख रिलेशंस अप टू 1839। 1839 ये ईयर है जिस साल में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई है। तो एंग्लो वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं अंग्रेज़ों के लिए, कि अंग्रेज़ों और सिखों के कैसे संबंध रहे हैं 1839 तक, मतलब महाराजा रंजीत सिंह के और अंग्रेज़ों के कैसे संबंध रहे हैं। पंजाब अंडर रंजीत सिंह, रंजीत सिंह जो है ये पंजाब के ऊपर इन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, एक बहुत बड़ा एम्पायर इन्होंने बनाया। और ये शुक्र शकिया मिसल से संबंध रखते थे। अब ये मिसल क्या है, मिसलदार, मिसल, ये बेसिकली ये सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद में। बंदा बहादुर 1716 में उनकी मृत्यु हुई, बादशाह फारुखसियर मुगल बादशाह के समय पे। बंदा बहादुर जो है जब वो पंजाब में आए तो उन्होंने बहुत सी चेंजेस की थी, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस उन्होंने कुछ किए थे। तो उसके बाद में बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद में पंजाब में सिखों के दो धड़े बन गए, एक तख्त खालसा, एक बंधई खालसा। तख्त खालसा वो लोग अपने आप को कहते थे जो गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रिंसिपल्स को मानते थे, और बंधई खालसा वो अपने आप को कहते थे जो बंदा बहादुर के सिद्धांतों को मानते थे। तो ऐसे में इनका डिफरेंस चलता गया, 1716 से चलता गया। तो इससे क्या हुआ, इनकी शक्ति कमज़ोर पड़ने लग गई। तो फिर बीच में से कुछ लोगों ने आगे आकर इनकी आपस में सुलह कराई, इनका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कराया कि ये गलत है। गुरु गोबिंद सिंह जी जो हैं वो उन्होंने बंदा बहादुर को अथॉरिटी दी, वो पंजाब में आए, और बंदा बहादुर जो है उन्होंने सिख धर्म के लिए ही अपनी जान कुर्बान कर दी। तो ऐसे में उनके नाम पे आप अलग ग्रुप क्यों बना रही हैं? तो फिर 1720 में ये दोनों ग्रुप कंबाइन हो गए और बन गए दल खालसा। दल खालसा 1720 में दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन करके ये बना दिया गया, तख्त खालसा और बंधई खालसा। उसके बाद में इसको फिर से डिवाइड किया गया। अब ये डिवीजन कोई झगड़े के नाम पे, कोई प्रिंसिपल्स के नाम पे नहीं था, कि उम्र के बेस पे था, आयु के बेस पे। जो लोग 40 साल से कम हैं, जवान हैं, उनका अलग दल बन गया, अलग ग्रुप बन गया, उनको कहा जाता था तरुणा दल। जो लोग 40 साल से ऊपर हैं, 50 साल के हैं या इससे भी ऊपर हैं, थोड़े बुजुर्ग माने जाते हैं, इनको कहा जाता था बुड्ढा दल। अब इन्होंने ड्यूटीज अलग कर ली। बुड्ढा दल वाले क्या है, डेरे में रहेंगे, सफाई का काम कराएंगे, लंगर का काम करेंगे, पैसे का काम देखेंगे। और तरुणा दल वाले जो हैं, जवान लोग हैं, वो घुड़सवारी करेंगे, घोड़े लेके अलग अलग इलाकों में जाएंगे, इनकम जनरेट करेंगे, सैनिक की एक्टिविटीज़ करेंगे। तो वो अलग अलग इलाकों में जाएंगे आप और कुछ पैसा जुटा के वापस आएंगे। धीरे धीरे जो तरुणा दल वाले हैं उन्होंने अपने और ग्रुप्स बना लिए कि कोई इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, और अलग अलग ग्रुप्स जो हैं 12 ग्रुप बन गए। इन 12 ग्रुप्स में जो है ये धीरे धीरे क्या होने लगा कि पहले ये हर रोज़ वापस आते थे शाम को, फिर कुछ दिन छोड़ के आना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे अपने पक्के सेटलमेंट्स बना लिए 12 ग्रुप्स ने, और कुछ देर के बाद में इन्होंने आना शुरू कर दिया, अमृतसर में इकट्ठे होते थे ये। और धीरे धीरे इतना मुश्किल हो गया, परमानेंट सेटलमेंट्स बन गए, तो ये साल में 2 बार मिलने लगे। और ये ग्रुप्स जो हैं इनको मिसल कहा जाता था। मिसल एक पर्शियन भाषा का शब्द है। मिसल का मतलब फाइल, कि ये लोग जितना भी अपना काम करते थे पूरे साल में या 6 महीने में, वो सारा का सारा ब्यौरा पेश करते थे कि हमने ये काम किया है, आने वाले समय में हमारे ये वाले सारे एजेंडा हैं। तो ये 12 मिसलें जो हैं, इनके मुखिया जो होते थे उनको मिसलदार कहा जाता था। इन्होंने अलग अलग इलाके में अपना सेटलमेंट किया, और साल में 2 बार ये मिलते थे अमृतसर में, हरिमंदिर साहिब में ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करते थे। तो ये 2
दिन कौन से हैं, साल में 2 समय कौन से हैं, एक है बैसाखी, दूसरा है दिवाली। अगर आप देखें तो पूरे साल में इन दोनों त्योहारों में 6 महीने का गैप है। दूसरा, सिखिज़्म में ये दोनों ही त्योहार जो हैं ये बहुत ज़्यादा इनकी मान्यता है। तो ये दोनों त्योहारों पे जितने भी मिसलदारों ने अपनी तरफ से कुछ दान दक्षिणा जो भी जुटाया है वो सारा वहाँ पे अर्पित करेंगे और सारा अपना साल का जो भी काम किया है वो वहाँ पे बयान करेंगे। और वहाँ रहते हुए अगर सब लोगों ने मिल के कोई काम करना है, मिल के कोई एजेंडा जो है उसको पास करना है, तो वो सारे मिल के उसको डिस्कस करने के बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के सामने उसको पढ़ते थे और उसको प्रवान करते थे। इसको कहा जाता था गुरुमता, कि गुरु का विचार ये सारे जो लोगों ने आपस में डिस्कस किया है ये गुरु के सामने पेश कर देना और गुरुमता बन जाएगा कि गुरु ने भी इसमें अपना मता डाल दिया, अपनी सुलह डाल दी कि ये ठीक है, ये काम हो जाएगा। इसके अलावा ये लोग जिस जगह पे रहते थे, अलग अलग जगहों पे रहते थे, वहाँ पे अब इनके पास इतना काम तो नहीं था। इन्होंने क्या किया, इनके पास सैनिक गतिविधियाँ बहुत थी, सेना भी थी, हथियार भी थे, निडर भी थे, बहादुर भी थे, पर अलग अलग टाइम पे मुग़ल बादशाहों के हमले होते रहते थे पंजाब पे, या अफ़गानिस्तान की तरफ से बहुत बार हमले होते थे। तो वो क्या करते थे, हमलावर आके लोगों का सारा सामान लूट के ले जाते थे। तो ये सिखों ने जो अलग अलग ग्रुप बनाए थे, मिसलें बनाई थी, इन्होंने लोगों को क्या बोला कि हम आपकी रक्षा कर सकते हैं, हम आपकी राखी करेंगे, जिसके बदले में आप हमें कुछ टैक्स दो, साल में या महीने में आप हमें कुछ टैक्स दो। लोगों ने मान लिया ये बात कि ठीक है, हम इतनी मेहनत से कमाई करते हैं, कोई एकदम से आता है सारी कमाई लूट के ले जाता है, अगर हमारी कोई रक्षा करता है इन हमलावरों के खिलाफ तो हम उसको कुछ टैक्स जो है वो दे सकते हैं। ये टैक्स जो पॉपुलर हुआ वो था राखी सिस्टम, उसको राखी प्रथा कहा जाता है। राखी रक्षा करने के लिए जो टैक्स दिया जाता था आम लोगों के द्वारा सिख मिसलदारों को, उसको राखी प्रथा कहा जाता है। आगे चलते चलते ये मिसलदार जो हैं ये अलग अलग इलाकों में जब सेटल हो गए तो इनमें एक मिसलदार, एक मिसल बहुत प्रचलित हुई, वो थी शुकर चकिया मिसल। शुकर चकिया मिसल का नाम जो है शुकर चक गांव से पड़ा है। अलग अलग मिसलें थी, जैसे रामगढ़िया मिसल, इसका जो मुखिया है जिसने इसको स्थापित किया वो था जस्सा सिंह रामगढ़िया। आलू वालिया मिसल, जिसने इसको शुरू किया वो था जस्सा सिंह आलू वालिया। और ऐसे करते करते अलग मिसलें, 12 मिसलें थी। करोड़ सिंघिया मिसल, इसका फाउंडर जो था वो करोड़ा सिंह था। तो शुकर चकिया मिसल जो है इसका फाउंडर जो था वो चढ़त सिंह था। चढ़त सिंह, उसका गांव था शुकरचक, और उसका पूरा जो नाम जो लेते थे चढ़त सिंह शुकरचक, और उसने अपनी जो मिसल शुरू की वो शुकर चकिया मिसल थी। और चढ़त सिंह के बाद में उनका बेटा महासिंह वो राजा बना। बहुत ज़्यादा देर राजा तो नहीं कह सकते, मिसलदार कह सकते हैं, पर छोटे छोटे इलाकों के छोटे छोटे राजा की तरह ये जीवन व्यतीत करते थे। महासिंह का बेटा था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह सिर्फ 10 साल के थे जब इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद में सारा का सारा राज्यभार इनकी माता राजकौर जी और इनके दीवान लखपत राय उनके हाथों में आया। रणजीत सिंह जो है नाम से उनको महाराजा बना दिया गया। महाराजा शब्द उनको बाद में मिला, उनको मिसलदार बना दिया गया, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद में लड़का ही जो है वो पिता की सारी प्रॉपर्टी का हकदार रहेगा। पर बहुत छोटे थे, प्रशासन खुद नहीं संभाल सकते थे, इसलिए इनकी माता और दीवान लखपत राय ये दोनों सारा काम चलाते थे। जब ये बहुत छोटे थे तो इनके दादा चढ़त सिंह ने इनकी मंगनी कर दी थी। इनकी मंगनी जो है मेहताब कौर के साथ हुई थी, जो कन्हैया मिसल की लड़की थी। तो मेहताब कौर की जो माँ है सदा कौर, वो भी महसूस करती थी कि मेरा जमाई अकेला है, वो कैसे राज्य चलाएगा, कैसे अपने मिसल को चलाएगा। वो भी इनके पास में आके रहने लगी, सदा कौर। तो ये 3 व्यक्ति थे, सदा कौर, दीवान लखपत राय और इनकी माता राजकौर, जो तीनों ही महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे राज्य चलाते थे। तो रणजीत सिंह जो है धीरे धीरे करके इनको समझ में आने लगा कि कैसे प्रशासन चलाना है। पर ये तीनों जो हैं, जिनको तिगड़ी भी कहा जाता था, वो कई बार अपनी मर्जी करते थे। रणजीत सिंह को धीरे धीरे लगा कि ये मेरी मिसल है, मैं मिसलदार हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ होना चाहिए। तो 16 साल की उम्र में, तकरीबन 16 साल की उम्र में
उसने सारा का सारा राज्य प्रबंध अपने हाथों में ले लिया। अपनी माता को क्या बोला कि आप अब बुजुर्ग हैं, आराम कीजिए। दीवान लखपत राय की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी जो सास है सदा कौर, उनकी बात सुनना कम कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। मतलब उनको पता चल गया कि अब ये मेरी बात नहीं सुनना चाहते। तो 16 साल की उम्र में रणजीत सिंह एक कंप्लीट मिसलदार बन गए और मिसल का सारे कारोबार इन्होंने अपने हाथों में ले लिया। और अगले ही साल 1680 में इनका जन्म हुआ, तो 1690 में इनके पिता की मृत्यु हुई। 1780 में इनका जन्म हुआ, 1790 में इनके पिता की मृत्यु हुई। 1796 में इन्होंने सारा कार्यभार संभाल के सारा का सारा मिसल का काम अपने हाथ में ले लिया और इनकी शादी भी हो गई। तो उसके बाद में इन्होंने ये देखा कि ये मिसल का इलाका मेरे लिए बहुत छोटा है, मुझे बढ़ाना चाहिए, मैं पूरे पंजाब का राजा बनना चाहता हूँ। ऐसी इनके अंदर इंस्पिरेशन थी। अब वो कैसे होगा? बाकी मिसलदार भी बहुत तगड़े हैं, तो इन्होंने कई मिसलों के ऊपर हमले किए, उनको हरा के उनके इलाके अपने इलाके में शामिल कर लिए। जो मिसलदार इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उनके साथ में दोस्ती कर ली, उनका सपोर्ट हासिल कर लिया। कुछ मिसलदारों के साथ में मैरिटल रिलेशंस बनाए। मैरिटल रिलेशंस मतलब मैट्रिमोनियल। कुछ मिसलदारों की लड़कियों के साथ में शादियां कराईं, बाद में अपने लड़कों की कुछ मिसलदारों की लड़कियों के साथ में शादियां कराईं, ताकि उनका सपोर्ट मिल सके और वो कभी भी इसके खिलाफ ना खड़े हो सके। तो रणजीत सिंह जो हैं उन्होंने 1799 में एक बहुत बड़ा काम किया। लाहौर जो पंजाब की कैपिटल थी और वो भंगी मिसलदारों के अंडर था। गुलाब सिंह भंगी ये इनका मेन जो है भाई था। 3 भाई थे, साहिब सिंह भंगी, गुलाब सिंह भंगी और एक और। तो भंगी मिसलदार ये क्या करते थे, भांग पी के पड़े रहते थे। बहुत बड़ी मिसल थी, बहुत ज़्यादा बढ़िया इलाके थे इनके पास में। तो वहाँ के लोग जो है, लाहौर के लोग, वो बड़े परेशान थे। उन्होंने रणजीत सिंह को इनवाइट किया कि आप आओ, हमें इन भंगी मिसलदारों के जो इनका प्रशासन है नहीं पसंद है, आप आके यहाँ पे कब्जा कर लो। तो रणजीत सिंह बहुत अपॉर्चुनिस्ट थे, उन्होंने फटाफट से इस मौके का फ़ायदा उठाया और लाहौर के किले के ऊपर हमला कर दिया। लाहौर का किला बंद था, किले के अंदर भंगी सरदार बैठे हुए थे, पर जो जनता थी वो रणजीत सिंह के समर्थन में थे, इसलिए जो किला है उसके द्वार खुलवा दिए गए और रणजीत सिंह ने बड़ी आसानी से भंगी सरदारों के ऊपर हमला किया, जिनको भाग के अपनी जान बचानी पड़ी। और रणजीत सिंह जो हैं उनके पास में लाहौर का बड़ा इलाका आ गया और उसी के बाद में इनको महाराजा का टाइटल मिला। रणजीत सिंह जो एक मिसलदार था, अब इसके नाम के साथ में महाराजा रणजीत सिंह लग गया। उसके बाद में इन्होंने आगे बढ़ते हुए भसीन का इलाका और कुछ इलाके जीते और इसके बाद इनकी सबसे बड़ी एक और जीत जो थी वो थी 1805 में अमृतसर की जीत। अमृतसर, अगर लाहौर हम देखें तो वो पंजाब की पॉलिटिकल कैपिटल था और अमृतसर अगर देखें तो वो पंजाब की रिलीजियस कैपिटल था, धार्मिक राजधानी। और वहाँ पे जो भंगी सरदार थे उनकी मृत्यु हुई और रणजीत सिंह जो है वो उस समय हमला करना चाहते थे कि ये एक सही समय है जब मैं इसके ऊपर हमला करूं। तो उनकी पत्नी जो है उनके पास रणजीत सिंह ने एक मैसेज भेजा कि आप अपनी तोप जमजमा तोप मुझे दे दो और लोहगढ़ का किला मुझे दे दो, पर वो नहीं मानी। तो रणजीत सिंह ने अटैक कर दिया और अमृतसर का इलाका जीत लिया और ये इनकी 2 सबसे बड़ी जीतें जो हैं लाहौर की और अमृतसर की, जिसके बाद में काफ़ी हद तक इनके मंसूबे और ज़्यादा बढ़ गए कि मैं पूरे पंजाब को अपने अंडर करूँगा। काफ़ी और इलाके जीतने भी चाहे और जीते भी। पर आगे चल के इनके लिए एक चीज़ बैरियर बनी कि सतलुज के पार के इलाके जो कि फूलकिया मिसल के पास थे, पटियाला, नाभा, जींद, ये 3 इलाके हैं। 3 भाई थे इनके ऊपर जो मिसलदार थे, इनकी मिसल को फूलकिया मिसल कहा जाता था। तो ये इन्होंने क्या किया, इनको पता था कि रणजीत सिंह जो है बहुत स्ट्रांग है, बाकी सारे मिसलदारों के ऊपर ये हमला करते हैं, कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, ये हमारे ऊपर भी हमला करेंगे। तो उन्होंने अंग्रेज़ों की शरण ली, अंग्रेज़ों के साथ में रिलेशंस बनाए
और अंग्रेज़ों को बोला कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए रणजीत सिंह के खिलाफ। तो इसलिए अंग्रेज़ों के और रणजीत सिंह के जो हैं वो आपस में रिलेशनशिप स्टार्ट हुए। किस तरह के? 1809 में जब रणजीत सिंह 1805 के बाद में आगे बढ़ते जा रहे थे और इलाकों को जीतना चाहते थे, पूरे पंजाब भर को जीतना चाहते थे, तो 1809 में सतलुज दरिया के किनारे इनकी अंग्रेज़ों के साथ में एक मीटिंग रखी गई और उसमें एक संधि हुई, ट्रीटी हुई, जिसमें रणजीत सिंह के ऊपर अंग्रेज़ों ने कुछ रोकें लगाई कि अगर तुम सतलुज के पार के इलाकों के मिसलदारों के ऊपर हमला करोगे तो समझो हमारे साथ मुकाबला करोगे। तो रणजीत सिंह के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि रणजीत सिंह अभी मिसलदार थे, अभी महाराजा बने हैं, इतने सोर्सेज नहीं हैं, पर ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ जो हैं वो बहुत बड़ा एम्पायर है, उनके पास में बहुत हथियार है, डिसिप्लिन है, हर तरफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो रणजीत सिंह ने बात मानी। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने उनको क्या बोला, आप दूसरी तरफ जितना मर्जी इलाका जीतो, हमें कोई परवाह नहीं, पर सतलुज के पार की तरफ आप नहीं आओगे। तो ये रणजीत सिंह ने ये बातें मान ली कि वैसे हम एक दूसरे के दोस्त रहेंगे, अगर आप सतलुज के पार के ऊपर हमला करेंगे तो फिर हम आपके दुश्मन बन जाएंगे। क्योंकि रणजीत सिंह को पता था कि अंग्रेज़ बहुत स्ट्रांग है, वो उनसे दोस्ती करना चाहते थे कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये इतने स्ट्रांग है। धीरे धीरे करके रणजीत सिंह को पता चला कि अंग्रेज़ों की सेना बहुत बढ़िया है। तो रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ ऑफिसर्स को बोला कि मैं आपका कैंटोनमेंट देखना चाहता हूँ, छावनी जहाँ पे फौजें होती हैं। वो मान गए, रणजीत सिंह को बुलाया गया कैंटोनमेंट्स के अंदर। तो रणजीत सिंह उनका सिस्टम देख के हैरान थे कि वो अपने बजट का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा अपनी फ़ौज के ऊपर खर्च करते थे, कि फ़ौज के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। 3 तरह की उनकी फ़ौज होती थी, एक पैदल सेना, एक घोड़ सेना और एक तोपखाना। तो फ़ौज की सबसे बड़ी बात क्या थी, खासियत क्या थी, फ़ौज में प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता था। जो पैदल सैनिक थे उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता था कि हर रोज़ दिन में वो ऐसे चलें जिससे दिन में वो 25, 30, 40 किलोमीटर बड़े आराम से चलें। और यूनिफॉर्म, जो पैदल सैनिक हैं उनकी यूनिफॉर्म में जो जूते हैं, शूज़, उसका खास ध्यान रखा जाता था कि ऐसे शूज़ हों जिससे वो बड़ी आराम से लंबी लंबी दूरी जो है वो तय कर सकें और उनके पैरों में कोई समस्या ना आए। घोड़ सैनिक, घोड़े अच्छी नस्ल के घोड़े होने चाहिए, घोड़ों को कैसे काबू करना है, घोड़े के ऊपर चढ़ के कैसे लड़ाई करना है, हथियार कैसे चलाना है, ये सारा कुछ। इसके अलावा तोपखाना, कितनी बढ़िया उनके पास तोपें थी, तोपों का कैसे इंतज़ाम करना है, तोप खाने के अंदर जो व्यक्ति, जो सैनिक काम करते हैं, उनके कपड़े कैसे होने चाहिए। और अंग्रेज़ों ने स्पेशल फ्रेंच ट्रेनर जो हैं बुलाए हुए थे, उनमें से सबसे बढ़िया ट्रेनर, सबसे महंगे ट्रेनर थे जनरल वेंतुरा। तो रणजीत सिंह बहुत इम्प्रेस हुए, उन्होंने इतना भी किया कि वो भी चाहते थे कि मेरी भी सेना ऐसे बने, और उन्होंने भी जनरल वेंतुरा को हायर किया कि जितना भी पैसा लेते हैं मैं भी इतना पैसा दूंगा और अपनी सेना ऐसे बनाऊंगा। काफ़ी हद तक उन्होंने ऐसी सेना बनाने की कोशिश की। और रणजीत सिंह जो है उसकी आर्मी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो उसकी आर्मी के 2 पार्ट्स थे, रेगुलर आर्मी, इर्रेगुलर आर्मी। इसको कहा जाता था फौज कवायद जो रेगुलर है, फौज बेकवायद जो इर्रेगुलर है। रेगुलर में जो लगातार जिसकी भर्ती भी होगी, जिसकी ट्रेनिंग भी होगी, जिसमें फॉर्मेलिटीज़ भी सारी होंगी। बेकवायद इरेगुलरिटी है कि सैनिकों का पता नहीं है वो पूर्ण रूप में सैनिक हैं या नहीं हैं, कुछ लोग वॉलंटरी लड़ाई करते हैं, या कुछ पुराने सिख जो हैं, निहंग हैं, वो महाराजा रणजीत सिंह को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो इरेगुलर आर्मी में आएंगे। उनकी कोई रेगुलर तनख्वाह नहीं, सैलरी नहीं, कुछ नहीं। तो रेगुलर आर्मी में 3 सेक्शन। सबसे पहला पैदल सैनिक जिनको इन्फेंट्री कहा जाता है, उसी पैटर्न पे जैसे अंग्रेज़ों की आर्मी। फिर थी घोड़सेना, तीसरे नंबर पे तोपखाना। और तोपखाने में भी 3 तरह के तोपखाना था। तोपखाना अस्पी, अस्पी जो घोड़ों के साथ तोपें बांधी जाती थी। तोपखाना शुत्री जो ऊंट के साथ में तोपें बांधी जाती थी। और एक थी तोपखाना जो हाथी तोपों को लेके जाते थे आगे। तो 3 तरह के तोपखाने उनके पास में थे। इसके अलावा सैनिकों की रेगुलर ट्रेनिंग होती थी, सैनिकों को रहने का इंतज़ाम दिया जाता था, सैनिकों की सैलरी दी जाती थी, और पूर्ण रूप में ध्यान किया जाता था कि कोई भी सैनिक जो हैं
वो कभी ऐसे भाग ना जाए, अपनी जगह पे किसी और को ना रख दे। तो रणजीत सिंह भर्ती के समय पे हमेशा पास में बैठते थे ताकि उनको पता चल सके कि सैनिक जो हैं अच्छी ढंग से भर्ती हो रही है, कोई उसमें खराबी तो नहीं, कोई करप्शन तो नहीं हो रही। इसके अलावा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रबंध, महाराजा रणजीत सिंह जो है इन्होंने अपना जो मिसल का इलाका है बहुत बढ़ा लिया था। अब उसका प्रशासन प्रबंध करना था, ये भी उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से किया। और सबसे बड़ा जो उन्होंने क्या किया कि अपने पूरे के पूरे इलाके को 4 हिस्सों में बांटा हुआ था। सूबाए लाहौर, सूबाए पेशावर, ये ज़्यादा फेमस थे, सूबाए मुल्तान, सूबाए कश्मीर, ये 4 उनके बड़े डिवीजन्स थे। उसके बाद में जो सबसे छोटी इकाई थी इनके प्रशासन की वो थी गांव, और इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए थे। खजाना विभाग, उसके ऊपर अलग मंत्री, सैनिक विभाग, उसके ऊपर अलग मंत्री, जो सेना का सारा काम देखेंगे, सैनिकों की भर्ती करनी है, हथियार खरीदने हैं, घोड़े खरीदने हैं, सैनिकों को कितनी तनख्वाह देनी है। और इसके अलावा जो न्याय मंत्री कि न्याय कैसा होना चाहिए, कौन से जुर्म के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, कितना जुर्माना लगाना चाहिए, तो जेलें कहाँ होनी चाहिए, कैसी जेलें होनी चाहिए। इसके अलावा इनके समय पे एक जो डिपार्टमेंट और था जिसको रोजनामचा बोला जाता था, आजकल अगर हम बोले तो वो डायरी, के गांव में रोज जो भी काम होते हैं वो एक डायरी में लिखे जाएंगे, उसको रोजनामचा कहा जाता था। और शाम को रणजीत सिंह की ये आदत थी कि वो जितने भी इलाके हैं उन सब में से रोजनामचा मंगाते थे और सुनते थे कि कौन कौन से इलाके में क्या क्या काम हो रहा है। जो गांव है सबसे छोटी इकाई, इसको मौजा कहा जाता था, मौजा। मौजे में सरपंच होते थे, पंचायत जो है वो गांव को चलाती थी, गांव की सफाई का काम, गांव के झगड़ों को निपटाना। और गांव के अंदर पंचायत का जो मुखिया होता था सरपंच होता था, मौजे का मुखिया सरपंच हुआ करता था। इसके अलावा जो अब अंग्रेज़ों के साथ में 1809 में एक संधि हुई थी रणजीत सिंह की, जिसको अमृतसर की संधि कहा जाता है 1809 में। इसके मुताबिक रणजीत सिंह के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि तुमने सतलुज के पार के इलाकों के ऊपर हमला नहीं करना। तो रणजीत सिंह ने नहीं किया, बट धीरे धीरे रणजीत सिंह ने ये देखा कि मैं जो संधि है उसको सारे के सारे पूर्ण रूप में मान रहा हूँ, पर अंग्रेज जो हैं कहीं ना कहीं उस संधि की टर्म्स को वायलेट कर रहे हैं। कि रणजीत सिंह को ये था कि सतलुज के पार के इलाकों के ऊपर वो हमला नहीं करेगा, पर दूसरी तरफ जो इलाके हैं वो कहीं भी अपना अधिकार कर सकता है, किसी भी जगह पे हमला करके अपने अधिकार के अंडर कर सकता है। तो अंग्रेज जो हैं धीरे धीरे करके उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। रणजीत सिंह का कुछ खजाना जो है सतलुज के पार के इलाके में था, रणजीत सिंह की सास का, तो वो खजाना लेने के लिए उस तरफ जाना चाहते थे। तो अंग्रेज़ों ने इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। रणजीत सिंह ने उनको सफाई देने की कोशिश की कि मैं कोई हमला नहीं कर रहा हूँ, हम सिर्फ अपना खजाना लेना चाहते हैं। तो ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने तब भी रणजीत सिंह की बात नहीं मानी। इट मीन्स कि वो संधि को वायलेट कर रहे हैं। तो रणजीत सिंह के तब उनके साथ में रिलेशंस थोड़े थोड़े खराब होने शुरू हो गए। पर रणजीत सिंह उनके साथ में कोई टकराव नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि मुझे और बहुत से काम करने हैं, इनके साथ टक्कर में पड़ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। क्योंकि भारत के बहुत से इलाके अंग्रेज़ों ने अपनी सेना और अपने चालाकी के बल पे अपने अंडर कर रखे थे। तो रणजीत सिंह भली भांति वाकिफ़ थे, उनको लगता था कि मुझे अपने आप को सेव करना चाहिए। तो उन्होंने फिर भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। फिर जो इलाका फिरोज़पुर का इलाका है, अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट रहा है पंजाब का, बहुत बड़ा कैंटोनमेंट रहा है पंजाब का, और ये काफ़ी हद तक बॉर्डर एरिया पे लगता है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, और आगे चल के ये सिंध अफ़गानिस्तान को कनेक्ट करता था। तो अंग्रेज़ जो हैं उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह का फिरोज़पुर का जो कैंट है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ये बहुत बड़ी एक गुस्से वाली बात थी, रणजीत सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने ब्रिटिशर्स को बोला भी कि ये आप गलत कर रहे हो, बट उन्होंने इसको नहीं छोड़ा। तो रणजीत सिंह की यहाँ पे उनके साथ में और टसल होने लगे। धीरे धीरे करके अफ़गानिस्तान से एक प्रपोज़ल आया। अफ़गानिस्तान में दोस्त मोहम्मद और उनका भाई, उनकी आपस में झगड़ा चल रहा था, दोनों ही राजगद्दी लेना चाहते थे।
तो दोस्त मोहम्मद ने अंग्रेज़ों को कांटेक्ट किया कि आप अगर मेरी मदद करते हो तो मैं आपको अफ़गानिस्तान के साथ में फ्री ट्रेड करने के लिए इजाज़त दूंगा और साथ में काफ़ी हद तक पैसा भी दूंगा। इसके अलावा जो भी आर्मी का आपका खर्चा होगा मैं वो भी दे दूंगा। तो ब्रिटिशर्स बड़े खुश थे। उनको पता था कि अफ़गानिस्तान की तरफ से अगर जाते हैं तो आगे रास्ता किर्गिस्तान कज़ाकिस्तान से होते हुए रशिया की तरफ चला जाता है, तो काफ़ी हद तक वर्ल्ड में उनका ट्रेड जो है वो चल पाएगा। दूसरा उनको ये था कि हमारा खर्चा भी मिलने के लिए तैयार है, पर वो डायरेक्टली उनकी मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि दिल्ली से अगर अफ़गानिस्तान की तरफ जाना है तो रास्ता पंजाब से जाएगा। पंजाब के ऊपर मिसलदार महाराजा कौन है? रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह का इलाका है, उसको पार करना, उसके इलाके में से निकलना ये ऐसे नहीं हो सकता था। तो ब्रिटिशर्स ने रणजीत सिंह को बोला कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए। तो रणजीत सिंह को क्या लगा, इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये मेरे इलाके में से निकलेंगे, मेरी सेना को यूज़ करेंगे, फ्रंट पे मेरा बॉर्डर पड़ता है, जो भी अटैक होगा मेरे इलाके पे होगा, मेरे सैनिक मारे जाएंगे, मुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, अंग्रेज़ जो हैं उनको कॉम्पनसेशन भी मिलेगा, उनका इलाका भी नहीं जाएगा, तो मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, मेरा हर तरफ से नुकसान है। तो उन्होंने मना कर दिया। 1838 में महाराजा रणजीत सिंह जो है उन्होंने अंग्रेज़ों को मना किया। तो ब्रिटिशर्स ने इनको क्या बोला कि अगर आप नहीं मानोगे तो हम पहले आपके इलाके के ऊपर हमला करेंगे, फिर हम अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। तो रणजीत सिंह जो है उनको समझ आ गया कि अब अंग्रेज़ों के साथ में टक्कर लेना आसान नहीं, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम ये प्रपोज़ल साइन कर देते हैं। उन्होंने ये साइन कर दिया ताकि उनके रिलेशंस जो हैं वो बने रहें, एंग्लो सिख रिलेशंस जो हैं वो अच्छे बने रहें। बट अनफॉर्चुनेटली 1839 में इस ट्रीटी का अंजाम रणजीत सिंह नहीं देख पाए, क्योंकि 1839 में उनकी मृत्यु हो गई। जो भी कोई अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया अंग्रेज़ों ने, वो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद किया। उनको अपनी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल गया, पर रणजीत सिंह अब उस लड़ाई में शामिल नहीं थे। धन्यवाद।